नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून साहब मौजूद हैं। ईरान को लेकर बात होगी, जहां शिया देश ईरान और उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई को बहुत बड़ा और तगड़ा झटका सीरिया में तख्ता पलट के बाद लगा है। बेहद बौखलाए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि सीरिया में हालात उनके हाथ से निकलते हुए नजर आए। बशर अल असद भागकर पुतिन की शरण में पहुंच चुके हैं और अब इधर मुस्लिम देश खामेनेई के प्लान को पूरी तरह खत्म करने पर तुले हुए हैं और मुस्लिम देश ही खामेनेई को अब गिराना चाहते हैं या फिर गिरा देने वाले भी हैं, ये खबरें चल रही हैं। पंकज जी, एक तो तगड़ा झटका चल नहीं पा रही खामेनेई की, इजराइल पूरी तरीके से खत्म करे दे रहा है प्रॉक्सीज को, ईरान को यह भी पता है कि अगला नंबर अब मेरा है और इधर से मुस्लिम देश भी साथ नहीं दे रहे। देखिए चेतन, एक बात तो तय है ना कि अरब में सबसे लंबा प्रॉक्सी वार अगर रशिया और अमेरिका के बीच कहीं चला है तो वो सीरिया में चला है। ये लोग 14 साल से लड़ रहे थे। जो बशर अल असद की सरकार थी वो सीधे तौर पे रशियन सपोर्ट से चल रही थी और ईरान के सपोर्ट से भी चल रही थी। आपको याद होगा कि जो बुश जूनियर थे उन्होंने वो 9/11 हमले के बाद एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने एक्सिस ऑफ एविल देशों की बात की थी। वो एक्सिस ऑफ एविल में उन्होंने 3 देशों का नाम लिया था, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया। इन 3 देशों का नाम लिया था। ये जो बशर अल असद की जो सरकार चल रही थी उसमें देखिए अभी 2-3 दिन पहले खबर आई कि नॉर्थ कोरिया के भी लड़ाके थे, बशर अल असद की ओर से लड़ रहे थे। ईरान का बिल्कुल खुल के सपोर्ट था बशर अल असद को और रशिया का सपोर्ट तो था ही। बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करने में, मेरी आवाज आ रही? बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट करने में ईरान का अपना फायदा था। फायदा यह था कि ये जितने अपने हथियार सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचाता था, और लेबनान में कौन था? हिजबुल्लाह। हां, ये अपने प्रॉक्सी को सारा सामान, हथियार, रसद मुहैया कराने के लिए सीरिया वाला रूट लेता था और इसमें बशर अल असद की सरकार मदद करती थी। अब हुआ क्या कि अमेरिकन समर्थित विद्रोहियों की जीत हुई है। यहां पे बशर अल असद भाग के रशिया जा चुके हैं। अब ये ईरान देख रहा है कि हमारा जो इंटरेस्ट वहां पे है सीरिया के अंदर वो कैसे सुरक्षित रहे। हमने एक रूट बना रखा है जो कि ईरान से हथियार निकलते हैं, सीरिया के रास्ते लेबनान पहुंचते हैं। उस रूट को क्या हम सुरक्षित कर सकते हैं? तो ईरान, और वो रूट कैसा ये रूट है पता है? वहां पे शिया बहुल लोग हैं जिस रास्ते ये पहुंचाता था, और शियाओं का पता है कि हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर ईरान के प्रति रहा है। एकमात्र शिया मेजोरिटी देश जहां शिया की सरकार चली हुई, तो उन क्षेत्रों में ये अपने लोगों को फिट कर रहा है ईरान, और उन्हें हथियार भी दे रहा है और विद्रोहियों से लड़े और इस पैसेज को ये सुरक्षित रखे। और इसीलिए ये उस क्षेत्र में कायोस, जो मतलब ना कि उथल पुथल क्योस क्रिएट कर रहा है। इसीलिए विद्रोहियों की जो सरकार है, अब तो वहां सरकार आ ही गई, उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि अगर तुम हमारे देश में इसी तरह करते रहोगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ करना होगा। फिर हमने को यह धमकी दी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, और इस सबको देखकर इजराइल को तो खूब मजा आ रहा होगा। देखिए इजराइल को तो वो देखिए, अब अरब का फिर वो बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो जाएगा जो मैं समझाने बैठूंगा कि कैसे एक एक करके शिया देशों को निपटाया जा रहा है। प्रोजेक्ट शुरू हुआ सद्दाम हुसैन से, इराक से, उसके बाद देखिए चाहे लेबनान हो वहां पे हो, यमन में जहां हुती विद्रोही है वहां पे हो, वहां तो सऊदी अरब ने डायरेक्ट मिसाइलें दागी है यमन में भाई। और आखिरी देश जो बच गया है वो ईरान है, शिया देश। अगला जो मिशन है, जो ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं बड़े लोग, उनका मिशन ईरान ही है। अब होगा क्या? ईरान क्योंकि सबसे बड़ा शिया मुल्क है, इसको साइडलाइन किया जाए। यही एकमात्र शिया देश बच ही गया है जहां पे तख्ता पलट अभी तक नहीं हुआ है, या जो अभी तक अमेरिकी कंट्रोल या उनके वैचारिक सरकार के कंट्रोल में नहीं आया है। सिर्फ ईरान है, और ईरान ही वो आखिरी देश है जहां अरब में रशिया का फुटप्रिंट है। जो कोल्ड वार एरा की बात कर रहे हैं ना, एक एक करके बहुत सारे देश ऐसा हुआ करते थे जो कुछ रशिया की तरफ थे, कुछ अमेरिका की तरफ थे।
अमेरिका ने एक एक करके उन सारे देशों में अपने फेवर की सरकारें बना रखी है। आखिरी देश जो बच गया है बशर अल असद के पतन के बाद, आखिरी देश बच गया है वो है ईरान। और इसलिए प्रोजेक्ट ईरान शुरू हो चुका है, काफी पहले से शुरू हो चुका है। एक जो मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा था वो देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या है। ईरान एकमात्र ऐसा देश है, उसे मदद करने वाला अब कौन बचा है? रशिया मदद करेगा, चाइना मदद करेगा, और तो कोई बड़ा देश या नॉर्थ कोरिया मदद करेगा। यही 3 देश मदद कर सकते हैं ना। और नॉर्थ कोरिया कितना मदद कर सकेगा मुझे इतना नहीं पता, लेकिन रशिया चाइना उनके तरफ है। अगर डायरेक्ट ईरान पे अटैक हुआ तब तो फिर ये दोनों भी आ जाएंगे, रशिया चाइना भी। यहां भी प्रॉक्सीज के थ्रू ही लड़ाई होगी। और प्रॉक्सीज कौन है? ईरान ने जिनका जिनका विरोध किया है, सीरिया में विद्रोहियों का विरोध किया है, बिल्कुल ईरान के बॉर्डर पे हैं सीरिया विद्रोही, वो एक तरफ से घुसेंगे। आईएसआई के लड़ाके हैं जिनका ईरान ने विरोध किया है, वो सुन्नी फोर्स है, वो घुसेगा। कुल मिला के इस लड़ाई को बोला भले न जाए, लेकिन शिया बनाम सुन्नी बनाने की कोशिश की जाएगी वहां पे। आपने देखा बशर अल असद की सरकार जब गिरी तो सारे सुन्नी देश खुश थे कि नहीं? बिल्कुल। और वहां पर जो सुन्नी मेजॉरिटी है वो चाहती यही थी कि बशर अल असद जाए। एग्जैक्टली। अब वहां क्या होगा कि देखिए, प्रॉक्सीज जो हैं, जो सीरिया विद्रोही हैं, आईएसआई के एजेंट से जो अब तक सीरिया में लड़ रहे थे, वो अब ईरान की ओर रुख करेंगे। और इसकी शुरुआत हो गई है। जो सीरिया की नई सरकार है, उन्होंने ईरान से $300 बिलियन मांगे हैं मुआवजा। जो लेकिन क्या इस सब में पंकज जी एक सवाल इसमें आ जाता है कि सीरिया में जो तख्तापलट हुआ और उसके बाद जो एचटीएस ने अब कमान संभाली है, एचटीएस का जो चीफ है जुलानी, मोहम्मद जुलानी, उसने कहीं ना कहीं एक अपनी छवि बदली है। हालांकि जिस तरीके से वो पहले आतंकवादी कई संगठनों में जुड़ा रहा, उसके बाद उसने अपना एचटीएस बनाया, अब जाकर क्योंकि अपना ड्रेसिंग सेंस भी उसने चेंज किया। अगर हम पिक्चर्स में देखें तो ड्रेसिंग सेंस भी चेंज किया है, सार्वजनिक तौर पर भी वो दिखने लगा है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अभी आने के बाद जो खबरों में चल रहा था कि उसने ये कहा है कि हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है, जो रशिया के बेस कैंप्स यहां पर सीरिया में हैं उसे भी हम हटाएंगे नहीं, अब यहां से भी सेना जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये वो गलती कर रहा है ईरान को? नहीं। हाँ, ईरान को एक बार फायदा हो जाएगा इससे क्या? नहीं, गलती नहीं कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि अपनी उदारवादी छवि पेश करने की कोशिश कर रहा है, जिससे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। देखिए, ऐसे भी जो नई सरकार आई है सीरिया में एचटीएस की, वो पश्चिम मीडिया का दुलारा है, इतना तो तय है कि उसको पूरी अमेरिका का बैकिंग है, बिल्कुल वेस्टर्न मीडिया का बैकिंग है। वेस्टर्न मीडिया में वो अपनी छवि सुधारेगा। और आपको पता है कि दुनिया भर में वेस्टर्न मीडिया जो प्रोपेगेंडा करता है, अधिकतर देश एक्सेप्ट करते हैं। कल को जाके ये शेविंग करके आएगा, टाई बेल्ट लगा के आएगा। इससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा देशों में इस नई सरकार को मान्यता मिले। ये रणनीति है, इस वजह से वो अपनी उदारवादी छवि पेश कर रहा है। और एचटीएस चीफ ने एक बात और कही है, कहा है कि पिछले 14 साल के युद्ध में ईरान ने हमारे देश पे मिसाइलें दागी है, ईरान के जो लोग हैं उन्होंने आके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट किया है, तो मुआवजा के रूप में ईरान हमें $300 बिलियन दे। ईरान देगा नहीं, तात्कालिक कारण यही होगा तनाव का। बिल्कुल। अब ये सारा फोकस दो किस्तों में अब आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। पहली किस्त होगी कि सीरिया का रीडेवलपमेंट, वहां जो बर्बाद हो चुका है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह ये सब, एक पहला जो अंदर वो चलेगा। और दूसरा है कि जो लड़ाके हैं, जो लड़ने के आदी हैं, उनको ईरान की ओर शिफ्ट किया जाएगा ताकि बाकी सीरिया शांति से रह सके। यह रणनीति है वहां पे। वहां पहले ऑर्डर में लाया जाएगा पूरे घर को, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। आपको देखिएगा अगले 1 साल तक खबरें आई कि बहुत अच्छे स्कूल्स बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, वेस्टर्न डोनेशंस मिल रहे हैं उनके, और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह की छवि वहां पेश की जाएगी और पैसे भी पंप किए जाएंगे। और वो जो लड़ाके हैं, अगर उनको समाज में खुला छोड़ दिया तो फिर वहां पे वो अफरा तफरी मचाएंगे। बाद में पता चलेगा अलग अलग गुट। यानी कि अब जो स्मार्टनेस है वो कहीं ना कहीं विद्रोही
अब विद्रोही किस बात के कहें कि आप किससे विद्रोह कर रहे थे? वो तो एक टर्म हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तख्ता पलट और बंदूकों की नोक पर जिस देश में हुआ उस देश का क्या बेड़ा गर्क होगा ये हम सब जानते हैं। अब यही बात एक स्मार्टनेस आ गई है, चाहे वो इधर सीरिया में तख्ता पलट होके एचटीएस ने जो उसका चीफ है जुलानी वो करने की कोशिश कर रहा है कि वेस्टर्न मीडिया के सामने और तमाम जो विदेशी मीडिया उसके सामने अपने आप को एक अलग ढंग से प्रेजेंट करना, प्रोफेशनलिज्म एक झलकाना ताकि मान्यता मिल सके। बिल्कुल सही कहा। और यही तालिबान के साथ हो रहा है कि 2021 के बाद से अगर हम ओवरऑल देखें पंकज जी, 2021 के बाद से जब से तालिबान वहां पर दोबारा आया और शासन लिया अफगानिस्तान में, तब से वर्ल्ड के लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं की है तालिबान ने। नहीं, और उल्टा पश्चिमी मीडिया तालिबान के उदारवादी चेहरे को दिखा रही है कि देखिए तालिबान ही है जो कि एनवायरमेंटल समिट होती है तो वहां बुलाया भी जाता है, हालांकि वो औपचारिकता है लेकिन फिर भी वो बुलाया जाता है। नहीं तो अचानक नहीं कर लेंगे ना कि कल तक जिसको आप बोल रहे थे कट्टर, अगले दिन से नहीं कहना शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा है। धीरे 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 छवि पॉलिश की जाती है। बिल्कुल। और दुनिया एक्सेप्ट करे, इस तरह का माहौल बनाया जाता है। अगर जानते हैं, अगर सीरिया के वो जो लड़ाके हैं उन्हें छोड़ दिया जाए तो आपको पता है कि वो बहुत सेगमेंट से बटे हुए हैं। वो तो एकजुट हुए थे, सिर्फ बशर अल असद एक कॉमन इनेमी था, इसलिए उनको छोड़ देंगे ना तो वो अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग कम्युनिटी बैठ के आपस में ही लड़ेंगे थे। तो इसलिए उनको इकट्ठा होकर उनके फोर्स को यूज करना है तो उन्हें ईरान की तरफ भेजना ही होगा और उनको पैसे का सप्लाई जारी रखना होगा। और सीरिया शांति से रहे इसलिए भी जरूरी है कि वो लड़ाके अब ईरान की ओर मूव करें। यानी कि अब खामेनेई जो है उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से हम पंकज जी ये चर्चा शुरू होने से पहले एक अनौपचारिक तौर पर बात भी कर रहे थे कि खामेनेई के पास कोई रास्ता बचता नहीं है क्योंकि बुढ़ापे के बाद कोई उत्तराधिकारी खामेनेई को मिल नहीं रहा है, कोई रास्ता बचा नहीं है, मुस्लिम देश साथ नहीं है, इजराइल पूरी तरीके से मारे चले जा रहा है, तो कोई सब कुछ खत्म ही होता चला जा रहा है खामेनेई का। नहीं देखिए, ईरान की विदेश नीति 3 प्रॉक्सीज के जरिए चलती थी अरब में, जो इसका जो फुटहोल्ड था वो हमास, हुती और हिजबुल्लाह 3H। अब वो तीनों को ईरान एलिमिनेट कर रहा है एक एक करके। और जो मेन स्ट्रीम इजराइल माफ कीजिएगा, इजराइल जो एलिमिनेट कर रहा है और जो मेन स्ट्रीम ईरान है उसके लिए तैयारियां चल रही हैं। और हम नहीं ज्यादा से ज्यादा टाल सकते हैं इस चीज को, लेकिन जो होना है अंतिम सत्य तो यही है कि उन्हें गद्दी छोड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कितना टाल सकेंगे वो अलग बात है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या सीरिया की तरह 12-13 साल। लेकिन बहुत जल्दी ईरान में भी तख्ता पलट होने वाला है, यही अभी की परिस्थितियां जो है वो बता रही हैं। आगे क्या होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। हाँ नहीं, ईरान ने एक और आरोप लगाया है। हाँ। ईरान ने आरोप लगाया है कि सुन्नी देश पाकिस्तान के फ्रंट भी हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं, यहां से भी आतंकवाद पैदा करने की कोशिश है। तो दक्षिण से पाकिस्तान की तरफ से आतंकी घुसेंगे, सुन्नी है, उत्तर से सीरिया की तरफ से घुसेंगे, मतलब चारों तरफ से इनमें घुसेंगे, देखिएगा। बिल्कुल। और पाकिस्तानियों को चाहिए क्या? पैसा। ठीक है, वो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं उसके लिए। ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपके हमारे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस चर्चा पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं। और ऐसे ही जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।